हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। महाजनपद काल देख रहे हैं और महाजनपद काल में एक ऐसी महाजनपद निकलती है, मगध आपकी महाजनपद निकलती है, जो सबसे शक्तिशाली बनती है। एक बड़ा टॉपिक है और शानदार टॉपिक है, याद रखना। बहुत शानदार टॉपिक रहेगा, ठीक है ना? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्या? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। क्या रखना? पुराणों के अनुसार वृत्रद वंश के जरासंध भाई साहब ने इसकी स्थापना की थी। किसने? वृत्रद वंश के जरासंध भाई साहब ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना? मगध राजवंश, ये आपको दिख रहा है मगध साम्राज्य, ठीक है ना? आपने देखा था केंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से होती है। भारत के केंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से होती है। भारत पर प्रशासनिक अधिकारी हम लोग महाजनपद काल में देख ही चुके हैं, ठीक है ना? बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह मानी जाती है कि राजगृह इसकी आरंभिक राजधानी थी, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र था अपने आप में। इसके उत्तर की बात करें, इसके उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके दक्षिण में आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी। इसके पूर्व में आपको चंपा नदी दिखेगी और पश्चिम में आपको सोन नदी देखने को मिलेगी। क्या? सोन नदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना? बात करें, यह स्थिति प्राकृतिक सुरक्षा, उपजाऊ भूमि और नदी परिवहन के लिए अत्यधिक उत्पन्न थी। कौन सी? जो 5 पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो गया और नदी वाला क्षेत्र हो गया, ये दोनों चीजें वे प्राकृतिक सुरक्षा, उपजाऊ भूमि और नदी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थी। अब आप समझो, जब किसी का से तीनों चीज उपलब्ध है, मैं आपसे बोलूं आपका स्वतंत्र विकास करने के लिए चांस दूं आपके लिए कि आप अपना स्वतंत्र विकास कर सकते हो, ये अब चांस दो आपके लिए। और आपके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको वहां सिक्योरिटी, आप कुछ टेंशन मत लो, आप पे कोई हमला नहीं करेगा, ठीक है ना? आपका ट्रेवल परिवहन के लिए सुविधाएं आपको दे दूं। आपने सुना होगा अभी डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पेशल बस चलाई बच्चों के लिए, एसी बस चलाई कि नहीं चलाई? इलेक्ट्रिक स्पेशल एसी बस क्यों चलाई है? क्यों? बच्चों के लिए सुविधाएं हो सके, सुविधा का उपयोग हो सके, देश का भविष्य है, भविष्य के लिए सुविधाएं करना। नदी परिवहन राज्य के लिए सुविधा के लिए उस समय पे था। राजधानी, राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ? तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हमने देखी थी। कल ही आपने पाटलिपुत्र मतलब लास्ट क्लास में आपने पाटलिपुत्र शहर के बारे में पढ़ा था कि नहीं? यह परिवर्तन मगध के राजनीतिक और व्यापक विस्तार का प्रतीक था। भाई क्या आपका एक तरफ से पॉलिटिकल एंड आपका एरियल कॉमर्शियल डेवलपमेंट आपको हो रहा है, एक्सपेंशन आपको हो रहा है। क्यों? आपको पता होगा पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा था। कोई पाटलिपुत्र विशेष शहर नहीं था, कोई विशेष नगर नहीं था, लेकिन एक ऐसा जगह था तो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था पाटलिपुत्र अपने आप में। आपको याद होगा कल हमने देखा था कि पाटलिपुत्र के आसपास एक शब्द दिया था, संदूक खुलने वाला एक शब्द दिया था कि यहाँ पे संदूक खोले जाते हैं व्यापारियों के, ठीक है ना? यहाँ पे शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। मगध के उत्कर्ष का वास्तविक आरंभ हर्यक वंश से होता है। किससे? हर्यक डायनेस्टी। यदि बात करें वृहद वंश से आपकी स्थापना मानी जाती है, वृहद वंश से आपकी स्थापना मानी जाती है, हर्यक डायनेस्टी से आपकी शुरुआत मानी जाती है। इस वंश के दो प्रमुख शासक थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। क्या? वंश के दो प्रमुख शासक माने जाते हैं, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। दोनों ही महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। क्या? महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। बिंबिसार जो कि संस्थापक राजा आपके माने जाते हैं, क्या? फाउंडर रूलर। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर रूप में माना जाता है। उसने वैवाहिक संबंध, सैन्य विजय और कूटनीति के माध्यम से क्या किया? राज्य का विस्तार किया। क्या किया? राज्य का विस्तार किया था। ये याद रखना आपको। उसने वैवाहिक संबंध, सैन्य विजय और कूटनीति के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध की बात करें, कौन कौन से वैवाहिक संबंध इसके रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। विजय विस्तार कैसे रही है और प्रशासनिक नीति कैसे कैसे राज्य का विस्तार किया बिंबिसार महोदय ने, जो कि आपका हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो कैसे किया? देखो हमने देखा ना, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, दोनों ने क्या किया? मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य में गठित किया। तो यहाँ पे देखिए बिंबिसार के वैवाहिक संबंध ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बार बार यूपीएससी वाला पूछा गया है, नेट में भी आपसे बार बार पूछा है। कारण बिंबिसार के वैवाहिक संबंध, पहला विवाह इसने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से किया था, जो कौन थी? कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। अब जब विवाह किया तो प्रसेनजीत से क्या हुआ? आपके संबंध बने और काशी का एक भाग दहेज के रूप में इनको मिल गया। लिच्छवी की राजकुमारी चेरला से विवाह किया। तो वैशाली, जो वैशाली आपका वैशाली गढ़ था, गढ़राज वैशाली गढ़राज के शक्तिशाली, जो वैशाली गढ़राज अपना में शक्तिशाली गढ़राज था, उसके साथ क्या मैत्री संबंध बने? क्या बने? परिणाम स्वरूप मैत्री संबंध बने। मध्य प्रदेश की राजकुमारी से विवाह किया। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी इनकी संपर्क स्थापित हुई। इस बारे में देखते हैं। ये इसने क्या? बिंबिसार ने 3 विवाह किए, कौशल से, वैशाली से, मगध से। और ऐसे यहाँ पे क्या इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। की बात करें कि ना
कॉन्क्यूट्स एंड एक्सपेंशन की बात करें, विजय की बात करें हम लोग, तो अंग किंगडम पर विजय प्राप्त कर राजधानी चंपा को मगध बना लिया। कहता है कि अंग साम्राज्य को मगध में किसने लाया था? अंग साम्राज्य को किसने लाया था? बिंबिसार अंकल ने। किसने? बिंबिसार अंकल ने भाई साहब क्या किया था? अंग राज्य को मिलाया था। इससे मगध को पूर्वी भारत का व्यापारिक मार्ग प्राप्त हुआ। इससे क्या? मगध को व्यापारिक मार्ग पूर्वी भारत में देखा था कि महाजनपद पूर्वी जनपद आपकी अंग महाजनपद थी। याद है क्या? आपको नहीं याद आ रहा है? ठीक है। प्रशासनिक नीति की बात करें, प्रशासनिक नीति किसान ने प्रभावी इफिशिएंस एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, एडमिनिस्ट्रेशन रखी। उसने अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की और राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया। 17 वगैरह आप पढ़ेंगे आगे। राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है। अजातशत्रु की बात करते हैं। इसने भी विस्तार किया। इसने भी क्या किया? विस्तार किया। कैसे किया? बिंबिसार का पुत्र। अब देखना जो अजातशत्रु आता है ना, ये ममेरे को, मामा लोग को नहीं देखता, अपने नाना लोग को नहीं देखता, सबको ठोक पीट देता है, सबको, इवन अपने पिता को भी। लेकिन बिंबिसार क्या? अजातशत्रु के मगध के साम्राज्य का विस्तार के लिए उसने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त की। क्या? अपने पप्पा को बंदी बनाया और सत्ता प्राप्त की। उसने वैशाली की वज्जी संघ और कौशल से युद्ध किया। क्या? अब वैशाली देख लो। क्या वैशाली से शादी नहीं की थी? की थी ना बिंबिसार ने। तो ममियारा हुआ। कौशल प्रदेश से शादी नहीं की थी। कौशल से युद्ध किया, दोनों को जीता, अपने संग में शामिल किया। वैशाली, अब यहाँ पे पूछे गए कहाँ पे उसने कौन से औजार यूज किए थे, कौन से यंत्र यूज किए? तो वैशाली युद्ध में उसने क्या? रथ मूसल का यूज किया था। रथ मूसल का यूज किया था। और महाशिलाकंटक, आपने यदि बाहुबली मूवी देखी होगी तो आपने वहां पे ये चीजें देखी होंगी। क्या? वैशाली युद्ध में ने क्या? रथ मूसल का यूज देखा, महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया था। उसकी विजय ने मगध को उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया। क्या? उसकी वजह से मगध को उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया था, सर्वोच्च पावर बना दिया था। बात करते हैं मगध की सफलता के भौगोलिक और आर्थिक कारकों से। मगध की सफलता क्या? भौगोलिक और आर्थिक कारक। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें, चार, अब सुनना वही चीज है कि मगध इतना आगे क्यों बढ़ा। देखना है भौगोलिक स्थिति की सफलता कर रही है, खनिज संपदा पर्याप्त रही है, नदी परिवहन, राजनीतिक नेतृत्व हम लोग देखेंगे, कृषि अधिशेष, कर प्रणाली, ये इत्यादि 5 पॉइंट रहे हैं जो क्या मगध के उत्कर्ष में क्या रहे हैं, आपको योगदान देने वाले कारण रहे हैं। भौगोलिक स्थिति जैसे ये चारों तरफ नदियां पाई गई हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ प्राकृतिक किला पाया गया है, मतलब इसकी जो राजधानियां थी कहीं ना कहीं नेचुरल बॉर्डर मैनेजमेंट करती थी। क्या? नेचुरल बॉर्डर मैनेजमेंट करती थी, जो इसको सुरक्षा देती थी। खनिज संपदा की बात करें, लो एच व पत्थर की उपलब्धता थी। भाई औजार बना सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, खेती के उपकरण बना सकते हैं, सैन्य उपकरण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। नदी परिवहन, गंगा और सोन नदियां व्यापार और संचार मार्ग में बनी हुई थी, ये बात है। और राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो बिंबिसार राजा शत्रु दूरदर्शी नीतियां अपनाई थी इन दोनों। क्या? थी ना, तो यहाँ से भी जीत मिली को। कृषि अधिशेष कर तो स्थायी सेना और राजकोष के लिए संसाधन था। स्थायी सेना मिलता है, राजकोष के लिए इनके लिए संसाधन मिलता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। डिस्कस की बात करें तो बिंबिसार और अजातशत्रु शासन में मगध एक छोटे राज्य से उदित साम्राज्य बन गया। की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, कुशल नेतृत्व ने प्राचीन भारत को सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में गठित किया। अभी खत्म नहीं हुआ। अब मगध के प्रमुख राजवंश फिर से देखेंगे हम एक एक करके। जो प्रमुख राजवंश, हर्यक वंश हमने देख ही लिया है, फिर नागवंश देखेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो हर्यक को नागों की एक उपशाखा माना जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? ये राजा बिंबिसार था। राजा बिंबिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। उन्होंने क्या? मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। इस वंश के शासनकाल में मगध ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति प्राप्त की थी। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति प्राप्त की थी। प्रमुख शासक बिंबिसार देखते हैं। बिंबिसार के संस्थापक था शक्तिशाली शासक था। 15 वर्ष की आयु में राज्य की बागडोर संभाली और 52 वर्षों तक, कितने? 52 ईयर्स तक शासन किया और लंबा भी शासन करता, बट इसके बेटे ने इसको हटा दिया था। जैन साहित्य के अनुसार क्या? इसका नाम क्या था? श्रेणिक था। क्या था? श्रेणिक था। क्या था? जैन साहित्य के अनुसार इसका नाम क्या था? श्रेणिक था। श्रेणिक। हर एक वंशी राजा ने चित्रोजस उपाधि भी धारण की थी। आपसे पूछेगा चित्रोजस उपाधि किसने धारण की थी बेटा? चित्रोजस उपाधि किसने धारण की थी? तो हरेक वंश के राजाओं ने की थी। उसके समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। बिंबिसार के समय क्या? मगध की राजधानी क्या थी बेटा? राजगिरी थी। राजगिरी राजधानी मिलती है आपको। चैप्टर बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के अभी पढ़ लिया, 3 विवाह किए थे। महाकौशल देवी से किए थे, ठीक ना। चेलना से किए थे 6 माह। मध्य कुल की राजधानी क्षेत्र में। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना। इसी से आगे आगे अजात शत्रु यहीं से होता है। अजात शत्रु चेलना और बिंबिसार का पुत्र था, ठीक ना। महाकौशल देवी कौशल देश की राजकुमारी थी, संजीत की बहन थी।
ये पूछे गए हैं आपसे कि अजातशत्रु किसका पुत्र है, प्रसेनजित की बहन कौन थी, पूछे गए आपसे, ठीक है ना? बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थी, तो ना महावग्ग, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार कितनी बिंबिसार की 500 वाइफ थी, 500 वाइफ्स, वाइफ्स, ठीक है ना, वाइफ्स। बिंबिसार के विजय और कूटनीति की बात करें हम लोग, कॉन्क्यूट्स एंड डिप्लोमेसी की बात करें, तो हमने देखा था अंग को जीतकर उसकी चंपा में मिला लिया। उसने अपने पुत्र अजातशत्रु वहां का शासक अंग का शासक नियुक्त किया। आपसे पूछा जाएगा कि मगध का शासक बनने से अजातशत्रु कहाँ का शासक था? बेटा अंग का शासक था। बिंबिसार, अब सुनना, बिंबिसार ने आपने कहानी सुनी होगी, अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता की, और चंड प्रद्योत भैया टीबी नामक बीमारी से, कुछ बीमारी से परेशान थे, तो आपने राजवैद्य जीवक भेजा, क्या जीवक नामक राजवैद्य को भेजा, कहाँ पर भेजा? अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के राज के लिए। जब वो ठीक हो गए ना, तो क्या हुआ भाई साहब, लोग की मैत्री संबंध बने, मैत्रीपूर्ण संबंध बने। जीवक के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक कुमार भक्ष राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। इसका सुनना, तो किसका पुत्र था? कुमार भक्ष, जो कि राजगृह की गणिका सालवती थी, है ना? इनका पूरा नाम जीवक कुमार भक्ष है। इनका पूरा नाम क्या है? जीवक कुमार भक्ष है। राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की बेटा? तक्षशिला से। पूछा तो कौन कौन से विद्वान तक्षशिला से संबंधित हैं, तो जीवक महोदय कहाँ से संबंधित बेटा? तक्षशिला से संबंधित हैं। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आया हुआ है। अध्ययन के बाद वह राजगृह लौटा और बिंबिसार का राजवैद्य बन गया। वह गौतम बुद्ध का भी वैद्य था। किसका? गौतम बुद्ध का भी वैद्य था। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के रोग के उपचार के लिए वहां पर भेजा गया था, ठीक है ना? चलो, बिंबिसार की मृत्यु की बात करें, बिंबिसार की हत्या किसने? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। 492 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई थी और अजातशत्रु मौत की गद्दी पर बैठ गया। अब आते हैं अजातशत्रु अंकल। अब प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से थे हर एक वंश में? प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से? हम लोग आते हैं अजातशत्रु। इसके अलावा प्रमुख पदाधिकारी बात करें, याद रखना, सामान्य प्रशासन कार्य के लिए एक पत्ता, सभ्य तखत, शब्द तथक, महामात्र, सभ्य तथक, तथक महामात्र, सभ्य शब्द तथक महामात्र, शब्द तथक महामात्र सामान्य प्रशासन के लिए था। व्यवहारिक महामात्र न्याय व्यवस्था के लिए था। क्या? व्यवहारिक महामात्र आपके लिए न्याय व्यवस्था के लिए था। और सेना नायक आपकी सेना संचालन के लिए था। कमांडर इन चीफ एक्ट्स एज अ चीफ जज एंड रिस्पांसिबल था। यहाँ पे आ रहा ना, व्यवहारिक आपका न्यायिक था, सबको आपका सामान्य प्रशासन के लिए था। इनको याद करना। बिम्बिसार के योगदान की बात करें तो मौत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। उसने कूटनीतिक विवाह और विजय के माध्यम से मौत को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया। अब आते हैं अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र था, हर्ष वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। इसका उपनाम कुनिक था। पूछा गया आपसे, कुनिक किसका नाम था बेटा? कुनिक किसका नाम था? अजातशत्रु का। किसका? कुनिक किसका नाम था? अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? अजातशत्रु, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। बात करें, कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया। देखो मैंने बोला मामा लोगों से युद्ध किया, अभी देखा था हमने ऊपर शॉर्ट में, अब डिटेल में आ गया कि कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया, ठीक है ना? आरंभ में प्रसेनजीत की पराजित हुई, परंतु बाद में दोनों के बीच संधि हुई, ठीक है ना? समझौते में क्या? प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा से अजात शत्रु को विवाह कर दिया। वैवाहिक संबंध इसने बना लिया। देखो अपने मामा की लड़की से विवाह कर भाई साहब। पाटलीग्राम, अजात शत्रु ने सर्वप्रथम पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ तुर्क का निर्माण, स्ट्रॉन्ग फोर्ट का निर्माण कराया। यह नगर चल के पाटलिपुत्र कहलाया, मगध की राजधानी बनता आगे जाके। उदयन भाई साहब आएंगे जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएंगे। अजात शत्रु ने लिच्चियों से युद्ध किया और वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। जो क्या? वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। और अपने कूटनीतिक मंत्री वत्सकार की सहायता से क्या किया? वज्जियों पर विजय प्राप्त किया। कूटनीतिक मंत्री क्या? वत्सकार की सहायता से वज्जियों पर विजय प्राप्त की। इस समय अजातशत्रु ने रथ मूसल नामक पार चैरोट्स विद द प्लेट्स। अब देखोगे एक ऐसा आपने देखा होगा ना कि दौड़ के जाता है, आपने बाहुबली में देखा होगा, वो दौड़ के जाता है, आगे रथ लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है, पंखे से घूमता है, सब लोग कटते जाते हैं उससे, ऐसा कुछ लगा, सब लोग से कटते जाते हैं। रथ मूसल नामक क्या किया? आपका
यंत्र यूज किया युद्ध में और महाशिलाकंटक यूज किया। कहाँ पे यूज किया भाई साहब? लिच्छवियों में, लिच्छवियों के विरुद्ध, बज्जी संघ के विरुद्ध। क्या रखना, विजय के बाद काशी और वैशाली दोनों मगध के अधीन हो गए। मंत्री वत्सकार के बारे में देखते हैं। अजात शत्रु के बुद्धिमान मंत्री वत्सकार ने महात्मा बुद्ध से राजगृह में बैठ के, अब सुना भी बहुत कहानी मिलती भाई। मंत्री वत्सकार कहाँ पे राजगृह में बैठ करते हैं, फिर पूछते हैं इससे महात्मा बुद्ध से कि बताओ वज्जी संघ को कैसे जीता जाए। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं नहीं, वज्जी संघ में जब तक एकता है, वज्जी संघ जब तक शक्तिशाली है, वहां पे जनता समाज जब सुखी है, तो उसको नहीं जीत सकते। क्या वो नहीं जीत सकते? उसको जीतने के लिए आपको क्या पहले फूट डालनी पड़ेगी। क्या पहले फूट डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? पहले आपको उसमें फूट डालनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या करोगे, उसको जीत पाओगे। तो इस प्रकार से क्या किया, मैंने फूट डाली पहले, फिर जाके उसको जीतने का प्रयास किया, है ना? पहले फूट डाली, फिर जीतने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़े। और यहाँ पे लिखा देखो, बुद्ध की सलाह पर चलाया गया था, उसने बज्जी संघ पर आंतरिक फूट डाली और इसे नष्ट कर दिया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं की बात करें तो अजात शत्रु के शासनकाल प्रथम बौद्ध संगत, अब सुनना, अब कहीं ना कहीं कारण कुछ ऐसा भी था, अजात शत्रु बौद्ध धर्म को मानता भी था और गौतम बुद्ध ने इसकी मदद भी की। गौतम बुद्ध ने कहीं ना कहीं अजात शत्रु की मदद भी की थी, बज्जी संघ को जीतने में सलाह दी थी, ठीक है नहीं? तो इस कारण से भी इन्होंने क्या, प्रथम बौद्ध संगत, हालांकि गौतम बुद्ध की समय पे मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति होती है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। यह संगति राजा गृह की सप्तपर्णी, कहाँ पे, राजा गृह के सप्तपर्णी गुफा में होती है। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में होती है। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना? इस परिषद में बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, तो सारी संगति लोग फिर से अलग से पढ़ेंगे। मैंने नोट्स इस तरीके से बनाया है ना कि एक चीज आपकी 3 से 4 बार रिपीट हो जाए और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से मिल जाए। इस प्रकार क्या, बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। क्या, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में नहीं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में, क्या गया है, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। चलो, शासनकाल मृत्यु, तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अंततः उसकी हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा। अब बताओ, अपने पिता की हत्या कर रहे हैं लगातार, क्या इसको पित्त हंता वंश नहीं बोले? तो हर एक वंश को पित्त हंता हंता वंश के नाम से भी जानते हैं। और उदयन भाई से आएंगे, अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र चेंज करेंगे। भास के अनुसार, भास बोलते हैं, संस्कृत नाटककार भास के अनुसार मगध नरेश दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से हुआ था। वत्सराज उदयन से हुआ था, ठीक है। चलो, अजातशत्रु का ऐतिहासिक महत्व देख लो भैया, राजनीति, कूटनीति, धर्म, नगर निर्माण। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं उदयन या उदयभद्र। उदयन या उदयभद्र, तो उदयन जिसे उभयभद्र भी कहा जाता है, हरक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह अजातशत्रु का पुत्र और बाद में मगध के सिंहासन पर बैठा। बात पे क्या, मगध की गद्दी बैठते हैं, मगध के सिंहासन पर बैठते हैं भाई साहब। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। अभी देखो लोग बौद्ध धर्म का अनुयायी मिल रहा है आपको, अब आपको उदयन आपको जैन धर्म का फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म मिलेगा आपको। राजधानी की स्थापना की बात करें, पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार, पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर स्थापना किया, जिसे क्या, कुसुमपुरा भी कहा जाता है। ये आज भी फेमस है आपका, क्या रखना, क्या, पुराणों और जैन ग्रंथों किसने, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र से कुसुमपुरा भी कहा जाता है की स्थापना की। हालांकि हमने देखा पाटलिपुत्र में, पाटली ग्राम में किसने किसने बनाया था, पाटली ग्राम में दुर्ग किसने बनाया था, अजात शत्रु बनाया था। उदयन भाई साहब ने राजधानी परिवर्तन की थी, ठीक है। बट अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बोलते हैं, हम सबसे देख के चल रहा रेफरेंस में। उसने इस नगर को मगध की नई राजधानी बनाया। यह स्थान राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उत्तर भारत के व्यापार के मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। यहाँ से क्या, उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया जा सकता था। यदि आपने पिछली क्लासेस देखी, वे वो लोग क्रम से क्लास देखो। इतिहास, मैं सच में बोल रहा हूँ, इस बार का जो कंटेंट आपको क्रम से दे रहा हूँ। यदि आपने क्रम से क्लास देखी होगी, तो पाटलिपुत्र में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पाटलिपुत्र की क्या विशेषताएं थी, पढ़ा चुका हूँ महाजनपद काल में। तो आपको समझ में आ रहा है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना क्यों आवश्यक था और किस प्रकार से भारत के व्यापारिक केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था, ठीक है। पारिवारिक गुणों की बात करें तो उदय के 3 पुत्र थे। अभी महत्वपूर्ण क्यों किया, अंतिम शासक थे, इसलिए महत्वपूर्ण पूछा जाता है ये चीजें। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। क्या, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और इनमें से नागदशक ने
उसके बाद मगध का शासन संभाला, मतलब उदयन के बाद। अब क्रम से देखो, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र, फिर आपके कौन आ रहे हैं, नागदशक। कौन आ रहे हैं आपके, नागदशक अंकल आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। हर्यक वंश का अंतिम दशक कौन था, राजा नागदशक था। उसके अमात शिशुनाग ने, किसने, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। क्या, शिशुनाग वंश की स्थापना की। धार्मिक या साहित्य संदर्भ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पित्तहंता कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों के उदयन को पित्तहंता, उदयन को मत बोलो, हर एक वंश को बोलो पित्तहंता वंश कहा गया है, जिसका अर्थ है अपने पिता का हत्यारा, किलर ऑफ द फादर कहा गया है, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। और शिशु नाग वंश पर, किस पर जाओ, शिशु नाग वंश पर, शिशु नाग वंश पर थोड़ा डिटेल इसको पढ़ेंगे हम लोग। शिशु नाग वंश को पढ़ेंगे हम लोग, काया सुख मिलेंगे यहाँ पे नंद वंश देखेंगे हम लोग। हम लोग मगध के उत्कर्ष के उत्तरदायी पूरा इसी में देखेंगे हम लोग। क्या, पूरा इसी में देखेंगे। बस क्लास में आवाज सही से आ रही हो, भगवान करे, एक बार चेक कर लो। तो दिक्कत क्या, आवाज सुनाई नहीं रही थी कि आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही। तो आपको लगता है सर सही नहीं बोल रहे, मैं बोलने का ट्राई तो सही करता हूँ, बट आवाजों की दिक्कत होती है। तो माइक वगैरह सब गायब है यहाँ से। तो लोकेशन पे जाओ तब माइक वगैरह मिल पाएगा, है कि नहीं। शिशुनाग वंश की बात करते हैं, तो बात करते हैं इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो ऐसे शिशुनाग था, इसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा, शिशुनाग वंश। इसने हरेक वंश के समाप्त किया, किसको, नागदशक को हराया था और सत्ता हासिल की। बात करते हैं शिशुनाग की। मगध का आमात्य मिनिस्टर था, मंत्री था, उन्होंने नागदशक की हत्या की थी। इसने अवंती और वत्स को जीतकर, अब सुनना, अवंती शक्तिशाली था कि नहीं। तो पूछेगा अवंती को किसने हराया, शिशुनाग भाई साहब ने। किसने, शिशुनाग भाई साहब ने अवंती को मगध में मिलाया। और वत्स को किसने जीता, शिशुनाग भाई साहब ने। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीता। इसने वैशाली को अपने, अब तो वैशाली तो मगध की तीसरी राजधानी। आप गौर से देखो, मगध की राजधानी पहले क्या, आपकी राजगृह, फिर आपकी पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। हालांकि बाद में इसकी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र बन जाती है मगध की। इसने, इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा, एमपी के क्षेत्र तक हो गया था। महावंश के अनुसार, महावंश दीपवंश, ये आपने बहुत ग्रंथ सुने होंगे। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर, कालाशोक गद्दी पर बैठा। तो कालाशोक, पुराण और दिव्य पुराण में इसका नाम क्या, काकवर्ण, काकवर्ण रखा गया है यार, है ना। तो कौए से रंग का, पुराण और दिव्य पुराणों में क्या, इसको काकवर्ण कहा गया। तो पुणे किसे कहा गया था, अजातशत्रु। ये निकनेम आपको याद रखना बेटा, निकनेम आपको परेशान करेंगे। इसने वैशाली जगह पे फिर से क्या, पाटलिपुत्र को राजधानी, इसने क्या, वैशाली जगह फिर से किसको, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसको, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया वैशाली जगह पे, ठीक है ना। और 28 वर्षों, कितने, 28 वर्षों तक शासन किया। धार्मिक योगदान की बात करें हमको, धार्मिक योगदान की बात करें तो कालाशोक के समय क्या द्वितीय बौद्ध संगति हुई। क्या, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यह आयोजन कहाँ पे, वैशाली में। कहाँ पे आपका आयोजन, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में हुआ था, है ना। कालाशोक के साथ द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे, वैशाली में। पहली का अजातशत्रु के समय पर, कहाँ पर, राजगृह में, अपनी अपनी राजधानी में कर रहे भाई साहब। इसी संगति में बौद्ध संघ दो भाग बट गया था, स्थावर और महासंघ। पर क्या देखा था, विनय पीटक और अभिधम पीटक की रचना हुई थी। यहाँ पे दो संघ बट रहा है, स्थावर और महासंघ, बौद्ध संघ, ठीक है ना। राजनीतिक घटना की बात करें तो यहाँ पे आप सुनना, क्या राजनीतिक घटना में बात करते हैं तो नागवंश में क्या राजनीतिक घटना देखने को मिलती है। यहाँ पे देखना बेटा, कहाँ गया, कहाँ गया। बाणभट्ट की रचना हर्षित के अनुसार महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने पाटलिपुत्र में काकवड़ कालशोक की हत्या कर दी। किसने, महापद्मनंद भाई साहब ने क्या कर दिया, पाटलिपुत्र में कालशोक काकवड़ की हत्या कर दी। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए। ये पूछा गया एक बार आपसे, बहुत गंदा क्वेश्चन था भाई साहब। एक बार नेट ने पूछ लिया, हमें 10 पुत्रों के नाम आए थे, लिख दिए यहाँ पे, नहीं लिखे इसमें मैंने। बहुत गंदा क्वेश्चन था, एक बार पूछा गया था। कालाशोक के 10 पुत्र, उन्होंने उसकी मृत्यु 326 ईस्वी पूर्व के बाद 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया, ठीक है ना। तो शिशुनाग वंश के पतन की बात करते हैं। पतन क्या हुआ भैया, राजनीतिक अस्थिरता आई थी, केंद्रीय नियंत्रण का अभाव आया और नंद वंश का उदय हुआ। अब राजनीतिक अस्थिरता कैसे,
कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष, साम्राज्य अधिक विस्तृत हो गया था। अब देखो बंगाल से लेके मालवा तक जा रहा भैया, विस्तार तो हो गई। इससे क्या, प्रशासनिक नियंत्रण कम। वही सही बात है, जब राजा ही मर जाएगा तो नियंत्रण कहाँ से रहेगा, कमजोर हो जाएगा और सबकी लालच आएगी। नंद वंश का उदय हुआ, अंततः पद्मनंद महापद्मनंद ने का सत्ता हत्या ली और नंद वंश की स्थापना की। इसकी नंद वंश की स्थापना की। चलो तो नंद वंश को देखते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था। आपका महापद्मनंद था नंद वंश का संस्थापक, महापद्मनंद था। बौद्ध ग्रंथ और महाबोधि वंश में नंद वंश के 9 शासकों का उल्लेख है। किसमें, महाबोधि वंश में नंद वंश के 9 शासकों का उल्लेख है। बेटे 9 नाम भी पूछा, हाँ वो 10 नाम नहीं पूछे गए, 9 नाम पूछे गए। उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, कोवी सानक, कोवी सानक, 10 सिद्धक, केवट और धन। 1 2 4 5 6 7 8 9, इन 9 राजाओं के नाम एक बार पढ़ोगे। उग्रसेन, पंडुक, पंडु, भूत, राष्ट्र, गोवी सानक और 10 सिद्धक, केवट और धन। ठीक है ना। प्रमुख शासक की बात करें नंद वंश में, महापद्मनंद मिलते पहले। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद का नाम कहाँ पे, शूद्र वर्ण में, कहाँ पे हुआ बेटा, शूद्र वर्ण में हुआ था, शूद्र। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। में जन्म हुआ शूद्र वर्ण में, कहाँ पर, पुराणों में क्या, महापद्मनंद का जन्म शूद्र वंश में हुआ था, याद रखना। उसने सर्व छत्रांतक, किसकी, सर्व छत्रांतक की उपाधि किसकी ली थी, सर्व छत्रांतक की उपाधि ली थी। तो यार है ना, महापद्मनंद की उपाधि पूछिए, क्या नाम है इसकी, क्या उपाधि थी, सर्व छत्रांतक। अर्थात इसका अर्थ क्या था, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसे भार्गव भी कहा गया। भार्गव, भार्गव क्यों, भार्गव क्यों भैया, क्योंकि परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, सभी क्षत्रियों का वध किया था। ठीक है ना, तो परशुराम का अवतार भी कहा गया है, भार्गव भी कहा गया। तो आप भार्गव समाज देखते हो ना, कहीं ऐसे संबंध हो सकता, मान लेना। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक राट और एक छत्र की उपाधियां धारण की। क्या, सर्व छत्रांतक, एक राट, एक छत्र इत्यादि इत्यादि उपाधियां से धारण की। और महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। याद रखना, उग्रसेन किसे कहा गया बेटा, उग्रसेन किसे पूछा गया, उग्रसेन किसे कहा जाता है, उग्रसेन किसे, महाबोधि वंश में महापद्मनंद को कहा गया। किसको, महापद्मनंद को कहा गया है। महापद्मनंद में 8 पुत्र थे, जिसमें घनानंद उसका उत्तराधिकारी हुआ। क्या, महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, घनानंद को उत्तराधिकारी होना। और आपके व्याकरण से पाणिनि ने महापद्मनंद के, किसके, पाणिनि महोदय महापद्मनंद के कहते हैं मित्र थे, दोस्त थे, मित्र, फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड थे अपने। अब आते हैं घनानंद, द लास्ट नंद रूलर्स एंड द कंटेम्पररी ऑफ द अलेक्जेंडर, मतलब कि अलेक्जेंडर के समकालीन था और अंतिम रूलर था। तो धनानंद आपका, घनानंद, घनानंद घनानंद आपका सिकंदर महान का समकालीन था। और उसने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। क्या, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यूनानी लेखों के अनुसार धनानंद को अग्रमीज या जेंडर कहते हैं, जेंडरमीज कहते हैं, एग्जेंडरमीज कहते हैं, अग्रमीज या जेंडरमीज कहते हैं किसको, घनानंद को, यूनानी लेखों के अनुसार। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। तो ध्यान रखना, घनानंद भाई साहब क्या, सिकंदर इस टाइम पे आते हैं, घनानंद भाई साहब के टाइम पे। हाँ गए भाई साहब, क्यों मत भागो। घनानंद भाई साहब के टाइम पे सिकंदर अंकल आते हैं और अब पश्चिम भारत में यहाँ पे भाई साहब आक्रमण करने आते हैं। वहीं से यहीं से कहीं ना कहीं आपके और साम्राज्य की शुरुआत की नींव आपको यहीं से पड़ेगी। यहाँ पे अलग अलग कहानियां प्रचलित, अलग अलग कहानियां। वो कहानियां मैं आपको सारी नहीं सुनाऊंगा कि आपको सुनाऊं फालतू की, है ना। उसने जनता पर अत्यधिक कर थोप दी। अब यहाँ पे देखना, धनानंद क्या होते हैं, अपने आप में एक क्या, अराजक शासक बनता है, अराजक शासक बनता है। ठीक है ना, जनता पर एक कर, हैवी टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो रही है, जनता डिससेटिस्फाइड हो रही है, असंतुष्ट हो रही है। धनानंद के दरबार में चाणक्य महोदय आए थे, जो कि तक्षशिला के आचार्य थे। क्या थे, तक्षशिला के आचार्य थे, पढ़ाने वाले थे। अब समझो, धनानंद के दरबार में आ रहे भाई साहब, कांड क्या होगा, धनानंद का अपमान कर देगा। क्या कर देगा, अपमान कर देगा। तो चाणक्य जाते अपनी चोटी खोलकर और बोलते, ए भाई घनानंद, मैं शपथ लेता हूँ तेरा वंश समूल नष्ट कर दूंगा। ऐसी शपथ खाते हैं भाई साहब। ठीक है ना। और जाते हैं, देखते हैं चंदू भाई साहब दिखा रहे रास्ते में कंचे खेलते हुए, और चंदू को उठा के लाते। देखो अपने में कहानी है, कुछ कहानी काम की है ही नहीं आपके, आपके एग्जाम में आते, बस ये देखो
एक चाणक्य ने एक आचार अपने भी शिक्षक की परंपरा क्या है? अभी आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पे ध्यान देना, शिक्षक देखो एक साम्राज्य को बना सकता है। शिक्षक बैकबोन है आपके समाज का। शिक्षक साम्राज्य को बना भी सकता है और साम्राज्य को उखाड़ भी सकता है। अपने आप इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु के सम्मान के लिए। अपने शिक्षा के आचार्य जी नहीं होते, अपने में क्या होते हैं? गुरु, आचार्य। शिक्षक अपने आप होते नहीं है। टीचर अपने में अपना गुरु है, आचार्य है। एक ऐसा आचार्य जो आपको आचार सही से सिखा दे, आपके साम्राज्य का समूल नष्ट कर दे, साम्राज्य को खड़ा कर दे आचार के आधार पर। तो दरबार में चाणक्य का अपमान किया जाता है। उसने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया और हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। अब यहाँ पे कई कहानियां प्रचलित हैं। तो मैंने चाणक्य की कहानी बता दी। दूसरी कहानी चंद्रगुप्त की ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त को लेते हैं और चाणक्य चंद्रगुप्त से बोलते हैं आपको राजा बनना है, तो कौन राजा बनने को मना करेगा? पहले चंद्रगुप्त, अरे गुरुदेव मैं कहाँ बन पाऊंगा, मेरे पास क्या है, कुछ भी ना है। बोलते टेंशन मत लो, आपको बस गर्दन, हाँ मुंह में गर्दन क्या, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ हाँ में गर्दन मिलानी है। क्या? सिर्फ हाँ में गर्दन मिलानी है आपके लिए। दो कहानी यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता है, चाणक्य आसपास में जितने पश्चिमोत्तर भारत में जितने भी आसपास में छोटे राजा थे, उन सभी राजाओं के पास जाते हैं और बोलते हैं, अब देखो किसी ने उस टाइम पे फोटो तो चलती नहीं थी, स्नैपचैट इंस्टाग्राम तो चलता नहीं था आपको भैया, सब लोग सबकी फोटो देख लें, आप मेरी फोटो देख लो, किसकी फोटो देख लो इंस्टाग्राम पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, नहीं चलता था उस टाइम पे। हुआ क्या, तो चाणक्य महोदय क्या गए, दूत बन के गए, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और उस टाइम पे सूचना न्यूज़पेपर नहीं था, यहाँ पे तख्ता पलट हो गया, इसकी न्यूज़ तुरंत यहाँ तक पहुँच जाए नहीं। तो चाणक्य महोदय अपने आस-पास के जितने भी छोटे-छोटे राजा थे, सबके पास गए, बोला, "आपके दरबार पे मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य खड़े हुए हैं, मैं उनका दूत हूँ। मैं आपसे शांति समझौता करने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि अपने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर एक बाहरी व्यक्ति आक्रमण करने वाला है, जो सबको ध्वस्त कर देगा। तो क्या आप चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध के शासक हैं, उनके साथ समझौता करोगे और अपनी सैन्य सहायता देने को तैयार हो?" तो सबसे ऐसे कूटनीति से सबसे समझौते की एक विशाल सेना को खड़ा कर लिया, विशाल सेना को खड़ा कर लिया। और जब विशाल सेना को खड़ा कर लिया, फिर जाते कहाँ पे? सिकंदर के सामने। कहानी आए भाई प्रचलित है। सिकंदर के सामने जाते हैं और सिकंदर से चर्चा करते हैं। आपके सामने मगध के शासक खड़े हुए हैं। अगर इतनी विशाल सेना के साथ आप मगध की तरफ कूच करते हो, तो आप यहीं पे ठोक पीट दिए जाओगे। तो आपके लिए यही है कि आप यहाँ पे क्या कर लो, समझौता कर लो और संधि करो, वापस लौट जाओ। तो समझौता संधि होती है और फिर इसी सेना के साथ आते हैं, मगध पर आक्रमण करते हैं, मगध को जीत जाते हैं। है कि नहीं? ये अलग-अलग कहानी, अलग-अलग राइटर्स अलग-अलग कहानियाँ बोलते हैं। जैन धर्म ने नंदों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो ये निभाई है। नंदों का पतन क्यों भैया? जनता असंतोषजनक थी, राजनीति भ्रष्टाचार थी, चाणक्य की नीति थी, और वंश का उदय था। अत्यधिक कर मिल रहे थे, दमन के कारण असंतोष था, नंद शासकों का अहंकार था, विलासिता का जीवन था, साम्राज्य कमजोर हो रहा था। चाणक्य की बुद्धिमत्ता थी, योजना थी जिससे नंद वंश किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद की हत्या कर दी गई, मौर्य वंश की स्थापना कर ली गई। सारांश देख लिया हमने, छोड़ो आगे आ जाओ। और जब मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तराधिकारी क्या कारण थे, पहले देख चुके। मगध के उत्कर्ष के लिए क्या उत्तराधिकारी? भौगोलिक स्थिति हो गई, खनिज संपदा हो गई, उपजाऊ भूमि हो गई, सामरिक स्थिति हो गई, नहीं प्राकृतिक संपदा हो गई। ये सारी चीजें आपके मगध के उत्कर्ष के उत्तरदायी थी। कौन कौन सी? मगध शब्द है भौगोलिक, समझेगा ना, राजगृह देख लो आप, या पाटलिपुत्र देख लो, नदियों से, उपजाऊ मैदानों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपकी सुरक्षा दीवारें हैं, तांबे और लोहे की खानें यहाँ पे दिख रही हैं, कृषि उपकरण हथियार बनाने का उपयोग उपयोग हो रहा है, इनका आदि से उत्पादन हो रहा है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी है, इससे क्या कृषि का अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है। सामरिक स्थिति, राजगृह पाटलिपुत्र की स्थिति क्या सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो क्या शत्रु स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र गंगा सोन गंडक नदी के ऊपर है, क्या जलदुर्ग बना हुआ है पाटलिपुत्र के लिए, इसकी राजधानी सुरक्षित थी। प्राकृतिक संसाधन गया के और दक्षिण में क्या घने जंगल मिल रहे थे, जैसे इमारती लकड़ी मिल जाती थी, हाथी मिल जाते थे। मगध भी पहला राज था, युद्ध में हाथियों को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, आपने सुना भी होगा। सिकंदर के सैनिक थक भी गए थे, उनके मन में क्या भय था, भैया मगध के पास इतना बड़ा बड़ा एक जानवर है, तो यदि सेना के सामने घोड़े वोड़े कहीं टेकते उसके सामने, तो भी डरता सिकंदर के सैनिकों में, था कि नहीं था? ये प्रमुख राजवंश देख ले। अरे अब देखो एक क्रम पढ़ लेना यहाँ पे, क्रम। हर एक वंश में कौन कौन शत्रुघ्न, सुनांगमक, काकवण, काकवण के 10 पुत्र, और नंद वंश में आपके महापद्मनंद और उसके 8 पुत्र, महापद्मनंद उसके 8 पुत्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक। अब जो प्राचीन भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, अकमनी साम्राज्य, यूनानी आक्रमण,
इसको हम लोग देखेंगे। ये अंतिम टॉपिक रहेगा आपका महाजनपद काल का, ठीक है ना, कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से विदेशी आक्रमण आपका हो रहा है, क्या प्राचीन काल में किस प्रकार से आपका फॉरनर आक्रमण आपका हो रहा है, विदेशी आक्रमण आपका हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो।